शुरू से मेंडल साहब के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इससे पहले उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंडल साहब के जो नियम थे उन्होंने किस बेस पे बनाए थे, कैसे उन्होंने वर्क किया था, इसके बारे में भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ उनमें टर्मिनोलॉजी भी रह चुकी है, जिससे अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो आपको मेंडल साहब के फर्स्ट लॉ के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी से चलते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं मेंडल साहब के लॉ के, मेंडल साहब से लॉ पे चलने से पहले बात करते हैं हम सबसे पहले बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और पॉली हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्योंकि मेंडल साहब का जो फर्स्ट लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर है, और जो सेकंड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर है। मींस जो मेंडल साहब का फर्स्ट लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब वहां पर एक जीन इन्वॉल्व है, और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वहां पर दो जीन इन्वॉल्व है। मींस दो करेक्टर्स इन्वॉल्व, मतलब एक जीन के दो एलील्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस में है, और दो जीन के टू डिफरेंट एलील्स मीन चार एलील्स वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में है। तो वहां पर हम दो ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर सिंगल ट्रेट्स के दो करेक्टर्स हैं, और डाई हाइब्रिड्स में दो ट्रेट्स के फोर करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या? तो सब तीन तरह के क्रॉस होते हैं क्रॉसिंग के बेस पे। फर्स्ट होता है फर्स्ट होता है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि वह क्रॉस जिसमें हम सिंगल ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि एक करेक्टर्स के बारे में, वहां पर एक करेक्टर्स की दो फॉर्म होती हैं, मतलब सिंगल जीन के लिए क्रॉस करते हैं वहां पर। ठीक है, क्या होता है एक जीन के, यहाँ पर क्या होता है एक जीन के दो एलील्स होते हैं। मान लीजिए कि बात करते हैं हम कैपिटल टी का क्रॉस करते हैं स्मॉल टी से, तो ये क्या है, ये टॉल है, और ये क्या है, ये ड्वार्फ है। ट्रेट्स क्या है इसकी? ट्रेट्स हो गया हाइट। ट्रेट्स क्या होगी इसकी? हाइट हो गई। ठीक है, हम हाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइट्स में क्या होता है, हाइट में दो तरह की हाइट है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। ये क्या है, जो ट्रेट्स है हाइट, इसका टॉल और ड्वार्फ दो एलील्स हैं। एलील्स कौन कौन से हैं? एलील्स कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना, दो ये एलील्स हैं। तो जब हम सिंगल जीन के लिए क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस कहलाता है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल ट्रेट्स के लिए क्रॉस करते हैं, सिंगल जीन के क्रॉस करते हैं, तो वो हमारा क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डायहाइब्रिड मतलब जब हम टू ट्रेट्स के लिए क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। टू ट्रेट्स के लिए क्रॉस कैसे? मान लीजिए हम ले लेते हैं सीड कलर और सीड शेप को। तो अगर बात करें तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एक ये जीन है, ये क्या कर रहा है, येलो कलर बना रहा है। ठीक है, एक ये जीन है, ये क्या कर रहा है, राउंड शेप बना रहा है। ठीक है, इसका ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। एक जीन है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये लेटर्स ही क्यों लिए हैं। लेटर्स की जगह नंबर्स भी ले सकते थे किसी जीन के लिए साइन भी ले सकते थे, किसी जीन के लिए अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल्स भी ले सकते थे। लेकिन क्या है यहाँ पर, जैसे येलो है तो येलो क्या है, येलो एक हमारा कलर है, तो वाई से यहाँ पर हमने डिनोट इसलिए किया जिससे समझने में हमें आसानी रहे। ठीक है, आर से हमें डिनोट इसलिए किया, आर का मतलब है राउंड, वाई का मतलब है येलो, तो जिससे हमें समझने में आसानी रहे। और इसकी जो रिसेसिव फॉर्म्स हैं, जो वाई है, वाई यहाँ पर ग्रीन हो गया, ग्रीन हमने इसका ही जो डोमिनेंट की शॉर्ट स्मॉल लेटर में ले लिया, जिससे यहाँ पर इसे समझने में आसानी रहे। ऐसे ही आर का जो है इसे हम रिंकल्ड बोलेंगे, तो यहाँ पर भी समझने में आसानी रहे, इसलिए हमने इन कैपिटल्स लेटर्स को लिया है। ठीक है, तो जब हमने इसका क्रॉस किया, एक ये जीन हो गया अलग क्रोमोजोम पे, दूसरा ये जीन हो गया अलग क्रोमोजोम पे, ये इसके होमोलोगस क्रोमोजोम पे है। ठीक है ना, ये वाला जीन होमोलोगस पे, ये तो हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, दो ट्रेट्स के लिए आपस में क्रॉस कर रहे हैं, दो ट्रेट्स के लिए जहां पर दो जीन इन्वॉल्व हैं उनका क्रॉस कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल जीन के लिए क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर सिंगल ट्रेट्स इन्वॉल्व होता है, उसके दो एलील्स होते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील।
लेकिन जब हम दो जीन्स का क्रॉस करते हैं, दो ट्रेड्स के क्रॉस करते हैं, वहां पर दो जीन अवेलेबल होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एलील्स अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस। ऐसी बात करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीक्रॉस के बारे में, पॉलीहाइब्रिड के बारे में, या पॉलीहाइब्रिड या पॉलीक्रॉस के बारे में। पॉलीक्रॉस जहां पर मल्टी जीन इन्वॉल्व हो, क्या हो, मल्टी जीन इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रॉस में, दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी बी सी सी का क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल। जब ये आपस में क्रॉस कराया जाएगा, क्या है यहाँ पर तीन जीन है, एक दो तीन। जब तीन जीन इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रॉस में, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है पॉलीक्रॉस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंगल जीन क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस क्या है। क्योंकि यही हमारे, इनको जब तक समझ में नहीं आएगा तो हम मेंडल साहब के लॉ के बारे में समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा मेंडल साहब का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो मोनोहाइब्रिड के बेस पर है। किस पर बेस है, मोनोहाइब्रिड्स पर बेस है। ठीक है ना, इस पर बेस है। ठीक है ना। और जो हमारा मेंडल साहब का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, वो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। क्योंकि ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेट जीआरएफ में हमारे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मेंडल साहब का फर्स्ट लॉ, वो किस पर आधारित है, डाइहाइब्रिड्स पर है, मोनोहाइब्रिड्स पे है, पॉलीहाइब्रिड्स पे है, या टेस्ट क्रॉस पे, किस पे आधारित है। तो यहाँ पर हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे इसी गलती में रह जाते हैं कि मोनो जो सेग्रीगेशन लॉ है वो किस हाइब्रिड्स पर आधारित है, और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो किस हाइब्रिड्स पर आधारित है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हमारा मोनोहाइब्रिड्स पे है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये हमारा डाइहाइब्रिड्स पे है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं मेंडल साफ के लॉ के बारे में। इससे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजी और हैं। फर्स्ट है हमारा बैक क्रॉस, और सेकंड है हमारा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाता हूं। बैक क्रॉस का मैं डेफिनेशन बताता हूं कि जब हम किसी F1 का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से करते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, तो वो हमारा कहलाता है बैक क्रॉस। क्रॉस विद F1, मान लीजिए ये हमारा A है, का क्रॉस कराया मैंने स्मॉल ए, ये हमारा आ गया F1 क्या आया, कैपिटल ए स्मॉल ए। जब इसका क्रॉस या तो हम इससे कराएंगे या इससे करा देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमेशा बैक क्रॉस। क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। क्या हमने कराया, यहां पर हमने दोनों में से किसी पेरेंट से हमने यहां पर क्रॉस करा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ये जीन है कैपिटल ए, ये क्या कर रहा है, कि रेड कलर बना रहा है। क्या बना रहा है, रेड कलर। और ये स्मॉल ए है, ये क्या कर रहा है, व्हाइट कलर बना रहा है हमारा। ठीक है, व्हाइट कलर बना रहा है। अब जब हम F1 हमें मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसने क्या किया, हमारा रेड कलर बनाया। अब लेकिन ये डोमिनेंट कलर है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी रेड आया। तो जब हम इसका क्रॉस व्हाइट वाले से कराएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टेस्ट क्रॉस। क्योंकि ये रिसेसिव है, इसका रिसेसिव का मतलब है कि वो करेक्टर शो नहीं होना, वो करेक्टर जो डोमिनेंट ने वो करेक्टर जो है वो छिपा दिया वहां पर। ठीक है ना, डोमिनेंट ने व्हाइट करेक्टर छिपा दिया, तो इसलिए रेड करेक्टर यहाँ पर शो हुआ। रेड का जब हम क्रॉस व्हाइट से कराएंगे, क्या टेस्ट करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए, सिंगल ट्रेड्स की प्योरिटी चेक करने के लिए कि ये वास्तव में ये प्योर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 1:1 का रेशो आता है सिंगल जीन के लिए। ठीक है ना, एक हमारा रेड आएगा और एक हमारा व्हाइट आएगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कि प्योरिटी है या नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर 1:1 का रेशो आएगा, इसलिए हम यहाँ पर बैक टेस्ट क्रॉस कराएंगे रिसेसिव का। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब हम चलते हैं मेंडल साहब के लॉ के बारे में। मेंडल साहब का लॉ क्या कहता है, मेंडल साहब का लॉ कहता है कि अल्टरनेटिव एलील्स ऑफ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एंड रिमेन डिस्टिंक्ट। मतलब किसी जीन के दो एलील्स हैं, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है। एलील क्या होते हैं, जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स बोलते हैं। तो जीन्स के जो एलील्स हैं वो जब F1 में जाते हैं तो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि ये जीन है हमारा, क्या जीन है, कैपिटल R का जब हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल r से,
ये क्या कर रहा है हमारा, रेड कलर बना रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये क्या कर रहा है हमारा, व्हाइट कलर बना रहा है। ठीक है, अब ये जब ये बनाया, ये क्या हुआ, इसकी जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या होगा F1 में। अब ये क्या आया, ये आया रेड कलर। ठीक है, रेड कलर आया। अब यहाँ पर मेंडल साहब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जो जीन्स है, जीन्स क्या है हमारा, जीन्स क्या है, कलर का जीन्स है। जीन्स क्या है, जीन्स क्या हमारा, कलर का जीन है। ठीक है ना, उसके एलील्स क्या हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दो एलील्स हैं। अब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक है ना, तो जब इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया, तो इसने क्या दिया, हमें रेड कलर दिया। लेकिन ये जीन, ये गैमेट फॉर्मेशन के समय ये भी जीन आया सेपरेट, ये भी जीन सेपरेट आया, ये दोनों एक साथ रहे। लेकिन ना तो व्हाइट वाले ने इसको प्रभावित किया, ना रेड वाले ने इसको प्रभावित किया। दोनों एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के कलर को प्रभावित नहीं कर रहा है। दोनों साथ रह रहे हैं तो दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ना तो ये इसको प्रभावित करता है, ना ये इसको प्रभावित करता है, लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो होता है। तो मेंडल साहब का लॉ यही कहता है कि जब एक जीन के दो एलील एक साथ आते हैं, जब दो जीन के एलील गैमेट फॉर्मेशन के समय बनते हैं, तो वो एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, साथ साथ बेशक रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। तो इसी जीन को, इसी लॉ को हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्योंकि जो जो गैमेट्स की जो प्योरिटी है, जो गैमेट्स की जो प्योरिटी है वो एक साथ है। ठीक है ना, वो जो प्योरिटी है वो बनी हुई है, वो एक दूसरे को मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो F2 में जब जाएगा तो 3:1 का रेशो कैसे आएगा। मेंडल साहब का लॉ क्या कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन, जब किसी जीन के दो एलील्स एक साथ जाते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन के समय जाते हैं, तो वे जो हैं एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को मिक्स नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को एक जोड़ा नहीं बनाते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है ना, उनका करेक्टर अलग अलग ही रहता है। और वो जब F2 में जाते हैं सेल्फिंग के बाद, तो 3:1 का रेशो देते हैं। जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 का देते हैं, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 का देते हैं। कैसे, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं बात करता हूं मेंडल साहब के जो वर्क के बारे में, तो उनका जो जो एक कलर था रेड, मान ली फ्लावर कलर था रेड, इसके क्या थे, जो एलील थे कैपिटल आर। ठीक है ना, दूसरा क्या था, स्मॉल आर, ये क्या था, व्हाइट। ठीक है, जब ये F1 बना गैमेट फॉर्मेशन के समय, गैमेट जा रहे हैं, इसमें से ये गैमेट आएगा, इसमें से ये गैमेट आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेड। ठीक है, ये रेड हो गया। तो इसकी जब हमने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग में क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब है कि इसको ही आपस में क्रॉस कराना, कैपिटल आर स्मॉल आर को ही आपस में क्रॉस कराना। तो जब हम कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है F2 जनरेशन में। यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर की मदद से समझते हैं। जो साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने एक स्क्वायर दिया था, जिसे हम यहाँ पर समझते हैं हम। ये हमारा फीमेल और ये हमारा मेल, इधर फीमेल आएगा और इधर मेल आएगा हमारा। ठीक है ना, तो एक जीन के लिए हम बात कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है रेशो। इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर। इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे स्मॉल आर। तो हमारा क्या आता है यहाँ पर जो कैपिटल आर जो है डोमिनेंट था, तो ये क्या आएगा हमारा, एक क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये क्या हो गया हमारा, रेड। और दो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी आ जाएगा हमारा रेड। लेकिन ये क्या है, हेटेरोजाइगस रेड। और एक क्या रहेगा हमारा, स्मॉल आर, ये क्या आ जाएगा हमारा, व्हाइट। ठीक है, तो हमें जो जीनोटिपिक रेशो मिला, जीनोटिपिक रेशो क्या मिला, 1:2:1, जिसमें ये था हेटेरोजाइगस और ये था होमोजाइगस रेड। ठीक है, मतलब ये प्योर फॉर्म में और ये मिक्सअप फॉर्म में, और ये क्या हमें मिलेगा, होमोजाइगस व्हाइट। ठीक है, तो ये हमारा जीनोटाइपिक रेशो आ गया 1:2:1 का। अब फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो आएगा 3:1 का, 3 रेड और 1 व्हाइट। ठीक है, तो ये हमारा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आ गया।
तो यहाँ पर मेंडल साहब के नियम में क्या कहता है कि जब एक जीन के एलील्स जब आपस में गैमेट फॉर्मेशन के समय जाते हैं तो वे एक साथ रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, और जो जीनोटिपिक रेशो है 1:2:1 का देते हैं, और जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 का देते हैं। लेकिन जब F2 में सेल्फिंग के बाद F2 में जाते हैं तो अपना जो होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन अपने आप को शो करता है, लेकिन डोमिनेंट कंडीशन में हेटेरोजाइगस में या होमोजाइगस में डोमिनेंट वाला अपने आप को शो करता है। तो इसलिए जो जीनोटिपिक रेशो आता है वो 1:2:1 का आता है, और जो फिनोटिपिक रेशो आता है वो 3:1 का आता है। तो ये मेंडल साहब के नियम का पूरा डिस्कशन था, पूरा डिटेल्स था। इससे अगर जैसे हम बात करते हैं नेट जेआरएफ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो किस फेज में होती है, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में होती है, या मियोसिस की किस फेज में होती है। तो मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मेंडल साहब का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें जीनोटिपिक रेशो क्या आता है, तो जीनोटिपिक रेशो क्या आता है 1:2:1 का आता है। अगर पूछ लेता है कि मेंडल साहब के फर्स्ट नियम में फिनोटिपिक रेशो क्या आता है, तो वहां पर दे दिया जाएगा 3:1, 9:3, 9:3, 3:1। तो आपको पता ही है कि 3:1 का आता है, तो 3:1 का यहाँ पर रेशो आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि जब मेंडल साहब के जो फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें क्या जीन्स के जो एलील्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा डू नॉट ब्लेंड, इफेक्टिव, या मिक्स, या कम टुगेदर। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पर आपको करना है डू नॉट ब्लेंड या कम टुगेदर, या चारों का ऑप्शन दे देगा कि चारों सही हैं, तो वहां पर आपको डू नॉट ब्लेंड भी सही है, कम टुगेदर भी सही है, मिक्स डू नॉट मिक्सअप ये भी ठीक है। तो आपका तीनों क्वेश्चन या तीनों जो है आंसर ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑल ऑफ द राइट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर पूछेगा मेंडल साहब का जो फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस क्रॉस पर आधारित है, लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर है, डायहाइब्रिड क्रॉस पर है, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस पर है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं मेंडल साहब के फर्स्ट नियम से, जिसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा। मोस्टली ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है इसमें नेट जेआरएफ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा मेंडल साहब का फर्स्ट नियम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड नियम पर। सेकंड नियम पर चलने से पहले मैं बता दूं कि जो सेकंड नियम है मेंडल साहब का वो 2 ट्रेड्स पर आधारित है। कौन कौन से 2 ट्रेड्स पर है, 2 जीन्स के लिए वहां पर हम वहां 2 जीन्स का क्रॉस हो रहा है। 2 जीन्स किस पर है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर। किस पर है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर। जो मतलब कि जो इसका डोमिनेंट एलील है एक क्रोमोसोम पे है, इसका ही रिसेसिव एलील है वो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। तो 2 ट्रेड्स के लिए करेक्ट, 2 ट्रेड्स के लिए इसमें क्रॉस होता है। कौन कौन से अगर बात करें तो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जो मेंडल साहब का जो फर्स्ट सेकंड लॉ है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र, और असॉर्टमेंट का मतलब पृथक होना, ठीक है। स्वतंत्र रूप से पृथक होना ये कब होते हैं, जब ये F2 में जाते हैं। F2 में क्या देते हैं हमें, डिफरेंट फिनोटाइप देते हैं पेरेंटल के साथ साथ, डिफरेंट फिनोटाइप विद पेरेंटल फिनोटाइप। क्या देते हैं हमें, ये न्यू कॉम्बिनेशन भी देते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें देते हैं, ठीक है। इसमें हमें नए पेरेंटल से अलग भी कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, मेंडल साहब का नियम क्या कहता है, जीन्स जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो जीन्स हैं, 2 अलग अलग जीन्स हैं, वो किस पे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे, उनकी एलील्स किस पर हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जो जीन्स हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई ये वाई जीन है, ये किस पर है, क्रोमोसोम 7 पे, 7 पे एक हाइपोथेटिकली, ठीक है ना। और ये आर जीन है, ये है क्रोमोसोम 5 पर। ऐसे ही इसका जो रिसेसिव जीन है वो स्मॉल वाई वो भी किसका होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम 7 पर, इसके क्रोमोसोम नंबर 7 के होमोलोगस क्रोमोसोम पर 7। और ये भी जो स्मॉल आर होगा
वो भी हमारा किस पे होगा, क्रोमोजोम नंबर 5 पर, इसके होमोलोगस पर। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो जीन्स हैं वो लोकेटेड होते हैं डिफरेंट क्रोमोजोम पर, जो असॉर्ट होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं स्वतंत्र रूप से मियोसिस के दौरान। किसके दौरान, मियोसिस के दौरान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं वो किस में होते हैं, माइटोसिस में होते हैं, मियोसिस में होते हैं, तो किस में होते हैं, मियोसिस में होते हैं। तो जो मेंडल साहब का सेकंड नियम कहता है कि जब दो ट्रेट्स के लिए हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 में जो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है, लेकिन जब F2 में जाते हैं तो वे जो एलील्स हैं गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब F2 में जाते हैं तो वे एलील्स हैं पेरेंटल फिनोटाइप के साथ न्यू रिकॉम्बिनेशन फिनोटाइप भी देते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग एक दूसरे के साथ जाते हैं। मतलब कि वे जो दोनों जीन्स हैं वो एक साथ नहीं जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग किसी के साथ भी चले जाते हैं। कैसे, हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे, जो मेंडल साहब का जो सेकंड नियम है उसमें क्या है कि कैपिटल वाई दो ट्रेड्स हैं, एक येलो कलर है, किसका कलर है, येलो कलर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या है, ये है पी का शेप, पी का कलर, पी ग्रेन कलर, ठीक है ना। और ये क्या है, पी ग्रेन की शेप, पी ग्रेन शेप, ठीक है ना। ये क्या है, पी का कलर है, पी ग्रेन का कलर है येलो। यहां पर क्या है, कैपिटल वाई, ये क्या है, पी ग्रेन कलर क्या है, येलो, ठीक है ना। कैपिटल आर क्या है, पी ग्रेन, इसे सीड बोलेंगे, सीड भी बोलेंगे, ग्रेन भी बोल देंगे, ठीक है ना। ग्रेन शेप, ये कैसी है, राउंड। ये क्या है, दोनों जीन डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट। अब बात करते हैं जब हम क्रॉस कराते हैं इसका स्मॉल आर, वो स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई क्या है यहाँ पर, ग्रीन्स, ग्रीन क्या है, पी सीड शेप, पी सीड कलर, सॉरी, पी सीड कलर। और स्मॉल आर क्या है, ये क्या है, रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ये क्या है, पी सीड शेप, ठीक है। ये क्या है, पी सीड शेप। जब हम आपस में इनका क्रॉस कराएंगे आपस में इनका क्रॉस कराएंगे कैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर का जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर, तो F1 में क्या आएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो यहाँ से एक एल ही लिए आएगा, एक एल ही लिए आएगा, एक एल ही लिए आएगा, एक एल ही लिए आएगा गैमेट फॉर्मेशन के समय। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये डोमिनेंट है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा येलो राउंड। येलो राउंड क्यों बनाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, वाई डोमिनेंट है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर डोमिनेंट है, लेकिन ये किस कंडीशन में है, हमारा हेटेरो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये किस कंडीशन में हेटेरो जाएगा इसमें, जब हम आपस में इसमें सेल्फिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, सेल्फिंग, सेल्फिंग कराएंगे तो क्या आएगा, सेल्फिंग कराते समय क्या आएगा, नेक्स्ट पे ले लेते हैं। हमने क्या कराया,
कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फिंग कराई, मतलब इसकी भी जीनोटाइप सेम होगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये दो जीन एक साथ हैं तो हम ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों जीन एक साथ हैं, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं फीमेल की जीनोटाइप और ये होगी हमारी मेल की जीनोटाइप। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले ये दोनों जीन एक साथ हैं, पहले लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, पहले वाई का जीन ले लेंगे, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इसका जीन इसके साथ आया, इसका जीन इसके साथ आया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसका जीन इसके साथ आया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसका जीन इसके साथ आया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इसका जीन इसके साथ आया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर क्यों आया, ये यहाँ पर क्यों आया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर कैसे आया, क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के समय जब हमने इसके साथ इसका क्रॉस कराया कैपिटल वाई का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया। ऐसे ही इसका जब कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया, फिर हमने स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया तो क्या आ गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो सेम फिनोटाइप यहाँ पर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं, इसका क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल वाई और आर से कैपिटल आर, ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल आर से कराया तो ये आ गया, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया, ऐसे ही इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया, और इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आ गया। ऐसे ही इसका क्रॉस जब हम इससे कराएंगे, इससे क्या आएगा हमारा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका क्रॉस हम किससे कराएंगे, इस वाले से, इससे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रेशो मिला, जो हमें जीनोटिपिक रेशो मिला वो हमें मिला, जीनोटिपिक रेशो क्या मिला, 1:2:4:2:1:1, कैसे देख लेते हैं कैसे मिल रहा है, ये जीनोटिपिक रेशो कैसे आ रहा है, ये वाला पहला क्या है, 1 नंबर क्या है, हम शुरुआत से चलते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये एक है, और कहीं हम देखते हैं और कहीं है नहीं। ठीक है, और कहीं कैपिटल वाई कैपिटल आर और कहीं है नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है ये दो क्या है, ये आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक यहाँ पर है और एक और कहां पर है, एक हमारा ये रहा कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 2 ये आ गया हमारा। अब 4 हमारा क्या है, 4 हम देख लेते हैं, 4 हमारा ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं सॉरी 4 ये हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 1
तो 3 और ये 4, ठीक है, 4 ये हमारा आ गया और 2 क्या आ गया हमारा, तो ये हमें यहाँ पर लिखना था 12 24, क्योंकि ये हमारा ये पहले आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये हमारा 2 है। तो देखिए कहाँ है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये रहा, एक ये रहा हमारा और एक ये रहा हमारा, तो ये क्या आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ गया हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर इस कैपिटल आर, ठीक है ना। अब ये 2 हमारा आ गया, क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब फिर ये 2 क्या आ गया हमारा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब ये हमारा 4 क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, एक क्या आ जाएगा हमारा, एक क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। अब ये 2 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कहाँ है, एक तो यहाँ पर हो गया और एक कहाँ है, आई थिंक ये हमने पहले ले लिया क्या, नहीं लिया, तो एक ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल, 2 हमारा ये हमारा 2 आएगा, ये आ गया कैपिटल आर, हाँ ये 2 है हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो गया। अब ये क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई 2 एक है ये हमारा एक ही है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक हो गया हमारा। अभी 2 कौन सा आएगा हमारा, 2 आएगा ये हमारा कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 हमारा ये आएगा, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखते हैं ये कहाँ है, ये रहा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा, अब एक ये बच रहा है, ये कौन सा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी हो गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हमारा बच रहा है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक ये हो गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। फिर ये 2 बचा हमारा, क्या बचा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बचा ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर। तो हमारा जीनोटिपिक रेशो, ये हमारा जीनोटिपिक रेशो आ गया। अब फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, फिनोटिपिक, जिसमें कैपिटल वाई है, सिंगल है या 2 है, तो वो हमारा क्या बनाएगा, डोमिनेंट बनाएगा। कैसे, ये हमारा ये क्या बना रहा है, येलो राउंड, ये हमारा ये भी क्या बना रहा है, येलो राउंड, ये हमारा ये भी क्या बना रहा है, येलो राउंड, और ये हमारा ये भी क्या बना रहा है, येलो राउंड। तो 4 और 4 8 9 9 क्या हो गए हमारे, येलो राउंड, ठीक है। और फिर 3 आएंगे ग्रीन राउंड कौन कौन से, जिसमें स्मॉल वाई होगा और कैपिटल आर होगा। तो अभी येलो रिंकल्ड ही देख लेता हूँ, जिसमें कैपिटल वाई होगा और स्मॉल आर होगा। कैपिटल वाई कौन सा है, एक ये है, एक ये हो गया, ये क्या होगा, येलो रिंकल्ड, ठीक है ना। और 2 इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर है, तो ये भी हमारा येलो रिंकल्ड, तो ये क्या आ गया, 3 येलो रिंकल्ड,
फिर हम देंगे ग्रीन रिंकल, ग्रीन राउंड को, जिसमें जिसमें क्या होगा, स्मॉल वाई होगा और कैपिटल आर होगा। तो इसमें क्या है, एक ये हो गया, ये क्या हो गया, ग्रीन राउंड, ठीक है। और ये क्या है, ये दो भी हैं, ये भी हमारे ग्रीन राउंड। तो ये क्या आ गए, 3 हमारे ग्रीन राउंड। GR YW येलो राउंड, और एक क्या आ जाएगा हमारा, ग्रीन रिंकल्ड, ये वाला। आई होप आप लोगों को ये मेंडल साहब का जो सेकंड नियम है वो समझ में आ गया होगा, कैसे इसका रेशो निकला है, कैसे जीनोटिपिक रेशो निकला है, कैसे फिनोटिपिक रेशो निकला है। ये आप लोगों को मैंने पुनेट स्क्वायर के थ्रू समझा दिया है। इसकी कुछ खास बातें हैं, जो मेंडल साहब का सेकंड लॉ है, इसकी कुछ खास बातें हैं, वो मैं समझा देता हूं आपको, क्या क्या खास बातें हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले कि ये क्या है, ये क्या है, 2 ट्रेड्स के लिए है, मतलब 2 जीन इन्वॉल्व। कैसे हैं वो, सेकंड, जीन एक्शन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मींस एलील, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व्ड, कीप टुगेदर बट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मीन्स दो जीन जब एक साथ रहते हैं तो वे साथ साथ रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वे एक दूसरे के साथ जाते हैं और क्या बनाते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन विद पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप, तो इसमें क्या मिलते हैं, 4 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसमें 2 पेरेंटल टाइप होते हैं और 2 न्यू न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, जीनोटिपिक रेशो देते हैं 1:2, 2:2, 2:4, 2:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1। फिनोटिपिक रेशो देते हैं 9:3, 3:1, ठीक है। पांचवा है, पांचवा है टिपिकली 3:1 का रेशो देते हैं सिंगल जीन वाला। कैसे करें, जब हम इसको करें, ये दोनों एक हो गए, 9 और 3 12 है, और 3 और 4 1, क्योंकि ये भी येलो है और ये भी येलो है, तो 12 प्लस ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, 12/4 क्या आएगा, 3:1 का रेशो वगैरह। तो ये मेंडल साहब की कुछ खास बातें थी मेंडल साहब के सेकंड नियम की, तो ये मैंने यहाँ पर बता दी हैं, क्योंकि ये 2 जीन के लिए था, 2 क्रोमोजोम के 2 पेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे इसमें, 2 ट्रेड्स डेवलप कर रहे थे, जिसमें 4 कॉम्बिनेशन हमें अवेलेबल हो रहे थे, 2 पेरेंटल टाइप हो रहे थे और 2 नहीं मिल रहे थे। पेरेंटल टाइप कौन कौन से थे, येलो राउंड, येलो राउंड कोमा ग्रीन रिंकल्ड। न्यू कॉम्बिनेशन कौन से मिले, येलो रिंकल्ड कोमा ग्रीन राउंड, ठीक है, ये नए कॉम्बिनेशन मिले। नेक्स्ट,
नेक्स्ट था, अब मेंडल साहब जो है कुछ पॉइंट्स हैं कि वो क्यों सक्सेस हुए। तो सक्सेस क्यों हुए, तो उनके सक्सेस के काफी सारे रीजन थे। फर्स्ट रीजन था उनकी सक्सेस का, पहला था कि उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस रखा रिकॉर्ड का, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो और साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि वे जो है आपस में वर्क करते रहते थे, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो नहीं रख पाते थे। ठीक है। सेकंड जो सक्सेस का रीजन था, सेकंड था उन्होंने स्टडी की इंडिविजुअल्स करेक्टर की, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर। ठीक है। क्या किया उन्होंने स्टडी की इंडिविजुअल्स करेक्टर की। जो काफी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि जो करेक्टर्स, जो ट्रेड्स थे, उनको सारे ट्रेड्स को एक साथ लेके चलते थे, तो उन्हें जो भी ट्रेड्स मिक्सअप होता था तो उसका उन्हें पता नहीं चलता था। बहुत सारे ट्रेड्स जो थे आपस में मिक्स होकर न्यू करेक्टर्स दे देते थे, तो इसलिए उन्हें पता नहीं चला काफी सारे करेक्टर्स का। लेकिन मेंडल साहब ने एक सिंगल प्योर प्रोजनी ली, प्योर ब्रीड ली, प्योर स्टीड लिया, उन्हें सेल्फिंग करके प्योर किया और सिंगल हर ट्रेड्स के लिए अलग अलग प्रोजनी लेके उसका आपस में क्रॉस कराया, और हर ट्रेड्स का क्या रेशो आ रहा है, कितने जो उसमें कितनी जीनोटाइप है, कितनी एंट्री उस एक ट्रेड्स की आ रही है, कितनी एंट्री दूसरे ट्रेड्स की आ रही है, इस तरीके से उन्होंने उन सबका रिकॉर्ड रखा और हर करेक्टर्स की स्टडी की कि ये करेक्टर्स डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तीसरा पॉइंट था कि उन्होंने जो है चॉइस ऑफ मटेरियल, उन्हें मटेरियल ऐसा चुना जो चॉइस ऑफ मटेरियल ऐसा चुना उन्होंने जो एक साल में कई जनरेशन हम ले सकते हैं। लाइफ साइकिल छोटा था उसका, पॉट कल्चर भी कर सकते हैं, उसमें से मेल फीमेल दोनों अलग अलग पार्ट्स थे और डिफरेंट कॉन्टेस्टिंग करेक्टर्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने चॉइस ऑफ मटेरियल वो अच्छा चुना। फोर्थ पॉइंट है उनका, फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था कि जो मेंटेनेंस, उन्होंने प्योरिटी मेंटेनेंस की थी। मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी, जो भी लाइंस थी, जो भी सीड था उनके पास, उसे उन्होंने प्योर करके रखा था, उसमें कभी मिक्सचर नहीं होने दिया। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट था उनका, उन्हें नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ शॉर्ट फॉल्स ऑफ अर्लियर वर्क्स। जो भी इससे पहले लोगों ने काम किया था उसके बारे में उन्हें नॉलेज थी कि उन्होंने किस किस तरीके से काम किया था और वे क्यों अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है ना, कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्या उन्होंने मैथमेटिक्स से उनके क्या मैथमेटिक्स का यूज किया, कैसे उन्होंने पेपर पब्लिश किए, क्या क्या उन्होंने लिखा, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट की, वो सारी चीजों की उन्हें नॉलेज थी। 6 पॉइंट था कि उन्हें मैथमेटिकल बैकग्राउंड, क्या था उनका, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने सारे रेशो कैलकुलेशन सब एग्जैक्ट किए और कितना परसेंट रेशो आ रहा है, कितना उन्होंने प्रोजनी आ रही है, कितने करेक्टर्स आ रहे हैं प्रोजनी में, उन सबको कैलकुलेट करके इजीली उन्होंने उसे मैथमेटिकल उसमें रखा आराम से। ठीक है ना। सेवन था प्रॉपर चॉइस ऑफ करेक्टर। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर थे उनकी प्रॉपर चॉइस करी कि ये ट्रेड्स उन्होंने एक बार ये इधर आ रहा है, मान लो रेड कलर है तो ये एक बार क्रॉस करने पे आ रहा है, या व्हाइट कलर एक बार क्रॉस करने पे आ रहा है, वो आपस में उन्होंने हर करेक्टर्स की चॉइस करी। जो 7 ट्रेड्स थे वो उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स भी अवेलेबल थे, वो उन्होंने चुना। फिर वो डोमिनेंट थे, रिसेसिव थे, वो भी उन्होंने चुना। तो जो भी करेक्टर्स है उन सबको चॉइस करके चुना, जिससे वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम पे अवेलेबल थे। ठीक है। और वे ही उन्होंने F1 में जो डोमिनेंट आ रहा था उसका साथ साथ उसके टेस्ट क्रॉस भी कराया कि वास्तव में ये डोमिनेंट करेक्टर है या नहीं, क्योंकि सिंगल ट्रेड्स के लिए 1:1 का रेशो आता है और डबल ट्रेड्स के लिए, डाई हाइब्रिड के लिए जो रेशो आता है वो आता है 1:1:1:1। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर चॉइस करी करेक्टर्स की, इसलिए वो सक्सेस हुए। क्यों सक्सेस हुए कि उन्होंने एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस रखा। क्या रखा उन्होंने, प्रॉपर मेंटेनेंस रखा रिकॉर्ड्स का, कितने क्रॉस बनाए हैं, कब बनाए हैं, किस सीजन में बनाए हैं, किस पेरेंट से बनाए हैं, क्या उनका लेवल है, क्या करेक्टर्स है उनका, इस तरीके से सारा रिकॉर्ड्स रखा।
फिर इस साल कौन से बनाए हैं, फिर उसमें सिलेक्शन करके अगली साल कौन सा लेके गए, इस तरीके से पूरा उन्होंने रिकॉर्ड रखा। सेकंड, उन्होंने प्रत्येक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की स्टडी की कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, F1 में कौन सा आएगा, F2 में कौन सा आएगा, क्या इनके रेशियो रहेगा, इस सारे कैरेक्टर्स की प्रॉपर उन्होंने स्टडी की। तीसरा, उन्होंने मटेरियल ऐसा चुना, चॉइस ऑफ मटेरियल ऐसा चुना, मटर का पौधा क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का था, होमो बाइसेक्सुअल था, उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग थे। तीसरा, वो पॉट कल्चर में भी ग्रो कर सकते थे, बहुत सारी जनरेशन उनकी ले सकते थे, और उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग थे। ठीक है। चौथा था, उन्होंने हर वैरायटी की, हर जीनोटाइप की प्योरिटी मेंटेन की, हर कैरेक्टर्स की, पर्पल कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन, येलो, इस सारे कैरेक्टर्स की जो है प्योरिटी उन्होंने सब मेंटेन की जीनोटाइप के बेस पे, मतलब जो लाइंस थी उनको उस कैरेक्टर्स के बेस पे प्योर करके रखा। पांचवा, उन्हें नॉलेज थी कि पिछले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या वर्क किया है और वो क्यों फेल हुए हैं, उस सारी चीजों को उन्होंने माइंड में रखा, तो वे सारे काम उन्होंने नहीं किए, जिससे उन्हें सक्सेस आसानी से मिल गई। छठा था, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का बहुत ज्ञान था, उन्होंने काफी अच्छी नॉलेज ली थी, काफी अच्छी पढ़ाई की थी उसके बारे में, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया था, जो चर्च था उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने गेन करी थी। सेवेंथ था, उन्होंने करेक्टर जो है प्रॉपर चॉइस की है, क्योंकि 7 करेक्टर थे, अलग अलग क्रोमोजोम पे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, लेकिन 7 करेक्टर्स की अलग अलग कंट्रास्टिंग फॉर्म अवेलेबल थी, तो उन्होंने इस तरीके से 7 करेक्टर्स जो है वो लिए, तो इस तरीके से वो अपने उसमें सक्सेस हुए। और लेकिन क्या रीजंस थे जो मेंडल्स के जो वर्क को वो देखा नहीं गया, क्या रीजन थे कि मेंडल साहब के जो वर्क था उसे देखा नहीं गया, उसके भी कुछ रीजंस हैं। वो इतना सक्सेस होने के बाद भी उनके ट्रेड्स उनको उनको नहीं देखा गया, उनके कैरेक्टर्स को जो भी उन्होंने वर्क किया था उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया। पहला था, फर्स्ट था, उन्होंने क्या था कि जो उन्होंने जो मटर्स पे जो पी पे वर्क किया था, पी पे जो वर्क किया था उसे तो जनरल उसे तो अंडरस्टैंड कर दिया, पी वर्क अंडरस्टैंड बट नॉट रेक्टिफाई ऑन हॉकवीड। क्या था कि जो मेंडल साहब ने जो मटर पे वर्क किया था उसे तो वो आसानी समझा पाए, लेकिन जब साइंटिस्ट, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ वर्ग में क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं कि उनके काम को समझ पाते हैं, कुछ साइंटिस्ट को और भी एग्जांपल देके समझाना पड़ता है। तो क्या हुआ, जब उनसे दूसरे साइंटिस्टों ने बोला कि आप हॉकवीड पे भी वर्क करके बताइए कि क्या ये वास्तव में भी सही है, तो हॉकवीड पे जो उन्होंने वर्क किया था वो वहां पर जस्टिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि हॉकवीड में क्या था कि कुछ पार्शियल कैरेक्टर्स भी अवेलेबल थे, पार्शियल डोमिनेंट कैरेक्टर भी अवेलेबल थे, जिसके बेस पे डोमिनेंट कैरेक्टर ना आके वहां पर अलग टाइप का रेशो आया। क्या रेशो आया? 1:2:1 का रेशो आया, इसलिए वहां पर वो जो मेंडल साहब जो है उसको वहां पर आसानी से समझा नहीं पाए। सेकंड क्या था? सेकंड था, मेंडल साहब का जो बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स का था, गुड बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, बट वहां पर क्या था, और जो साइंटिस्ट थे वो मैथमेटिक्स में इतनी रुचि नहीं लेते थे, मैथमेटिक्स की उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें रेशो और क्या करेक्टर्स ऑब्जर्व हो रहा है इस सारी चीजों को समझने में दिक्कत हो रही थी, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाए। ठीक है। तीसरा था, तीसरा था, जो मेंडल साहब थे, क्या था तीसरा? मेंडल साहब थे जो वो साइटोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा समझा नहीं पाए, साइटोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा अपने वर्क को समझा नहीं पाए, क्या नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए अपने वर्क को, और वे आसानी से उस समय पर साइटोलॉजिकल स्टडी जो है इतनी एडवांस नहीं थी जिससे वो अपने कार्य को समझा पाते। ठीक है ना। तीसरा रीजन था उनकी फेलियर का, और चौथा रीजन था उनकी फेलियर का, मेंडल साहब ने अपना जो है इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट लॉस्ट कर दिया था, क्योंकि जब वो उनका वर्क जो है हॉकबीट पे फाइंड नहीं हो पाया, हॉकबीट पे रिजल्ट नहीं आ पाया, तो वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है अपना खो दिया, और फिर वो वहां पर पूरी तरीके से आगे वर्क नहीं कर पाए। तो ये 4 रीजन थे मेंडल साहब के फेलियर के। ठीक है। तो आप लोगों को ये मेंडल साहब का जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी कुछ मेंडल साहब के लॉ से रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है कमेंट में, या हमें फोन कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, उस क्वेश्चन का एक्सटेंशन जरूर बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। कल हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, कौन कौन सी थ्योरीज थी जो मेंडल साहब से पहले थी, कौन सी थी, फ्लूइड थ्योरी थी या मोस्ट थ्योरी थी या एपिजेनेस थ्योरी थी, ये सारी थ्योरी थी, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे।
आज हमने मेंडल साहब के लॉ कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर क्लास।